हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 9th के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9 की एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ 3 कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी। और इस पाठ का आज हम करेंगे एक्सप्लेनेशन भाग 1, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन 2 भागों में हम लोग समझेंगे। तो आज शुरू करते हैं भाग 1। तो चलिए बच्चों, देर किस बात की, शुरू करते हैं। बच्चों, एक बात मैं बता दूं कि ये जो पाठ है कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी, ये के विक्रम सिंह जी द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। एक टीवी कार्यक्रम की शूटिंग करने पहुंचे लेखक ने त्रिपुरा की यात्रा करते हुए, त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा हमारा एक स्टेट, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, वहाँ के जनजातीय समाज, संगीत, वाद्य यंत्र, घरेलू उद्योग धंधे, आधुनिक कृषि परंपरा, धार्मिक रीति रिवाज और मान्यताओं का वर्णन किया है, जिसे इन्होंने बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए बच्चों, पाठ को पढ़ना शुरू कर देते हैं। और इसके लेखक हैं के विक्रम सिंह। ये देखिए पहला पेज। ध्वनि में यह अद्भुत गुण है कि एक क्षण में ही वह आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती है। ठीक है, तो पहली लाइन को ही समझिए, थोड़ा सा समझने वाली लाइन है। लेखक कह रहे हैं कि जो ध्वनि है, जो स्वर है, जो आवाज़ होती है, उसमें एक गुण होता है अद्भुत, कि क्षण भर में ही आप किसी दूसरे टाइम फ्रेम में पहुंच जाते हैं। समय संदर्भ मतलब किसी दूसरे टाइम फ्रेम में। इसको इस तरह से समझते, देखिए जैसे आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, अचानक बाहर से ज़ोर ज़ोर से शोर की आवाज़ आ जाए, या किसी के बोलने की या लड़ने की आवाज़ आ जाए, तो आप तुरंत पढ़ाई छोड़ के बाहर देखने जाते हैं, अरे क्या हो गया। या अचानक से कोई चीज़ गिर जाए तो उसकी आवाज़ धम से आ जाए, तो आप जाते हैं, है ना। जैसे ही ध्वनि होती है, आप किसी भी चीज़ में काम में लगे हों, लेकिन ध्वनि जब हो जाती है, स्वर होता है, कोई आवाज़ होती है, तो आपका ध्यान तुरंत ही भंग हो जाता है और उस तरफ चला जाता है। कभी कभी ये ध्वनि हमें किसी दूसरे टाइम फ्रेम में ले जाती है, यानी कभी कभी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, हमारी मेमोरीज़ में ले जाती है, हमारी यादों में ले जाती है, और हम उससे रिलेट करते हुए कोई चीज़, कोई बात सोचने लगते हैं कि हाँ देखो, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो उन्होंने ये कहा पहली लाइन में कि ध्वनि जो होती है उसमें एक अद्भुत गुण होता है कि जैसे ही वो ध्वनि होती है ना, वो उसी क्षण जो है हमारा हमें किसी और टाइम फ्रेम में, किसी और सोच में पहुंचा देती है। हम कुछ का कुछ सोचने लगते हैं। आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक तैयार हो लेते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरों और मेम साहबों की सोहबत में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। तो यहाँ लेखक उन लोगों की बात कर रहा है जो लोग मॉर्निंग वॉकर होते हैं ना, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे तक तैयार हो जाते हैं, और फिर जनरली लोग किसी न किसी गार्डन में वॉक करते हैं ना। तो इसलिए इन्होंने लोधी गार्डन का एग्जाम्पल ले लिया कि लोधी गार्डन पहुँचते हैं और वहाँ पर तो मकबरे बने हुए हैं, है ना, क्योंकि वो मुग़ल टाइम की इमारत है, तो वहाँ पर वो घूमते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पहुँचकर जो मकबरे बने हुए हैं और मेम साहब के साथ, यानी कि अपने अपने मेम साहब के साथ, और लंबी सैर पर निकल जाते हैं। तो कह रहे मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, मैं सुबह सुबह उठकर वॉक करने नहीं जाता हूँ, मैं आमतौर पर सूर्योदय के साथ उठता हूँ। वो कहते हैं जब सूरज उदय हो जाता है ना, सनराइज हो जाता है, मैं तब उठता हूँ, अपनी चाय खुद बनाता हूँ और फिर चाय और अखबार लेकर लंबी अलसाई सुबह का आनंद लेता हूँ। कहते मैं उठता हूँ जब सूरज निकल आता है, फिर तब उठता हूँ मैं, तो फिर अपनी चाय बनाता हूँ, फिर चाय और अखबार लेकर मज़े से सुबह का आनंद लेता हूँ, धीरे धीरे आलस के साथ चाय पीते हुए। अक्सर अखबार की खबरों पर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता। वो कहते मैं अखबार तो पढ़ता हूँ, लेकिन अखबार में खबरें की
क्या होती हैं जिन पर मैं ध्यान दूँ? उनके हिसाब से अखबार में यहाँ एक्सीडेंट हो गया, फलाना ये हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, कुछ इस तरह की खबरें जो हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा उनकी खबरों पर कोई ध्यान नहीं। अखबार पढ़ लेता हूँ, ले लेता हूँ मैं, लेकिन मेरा ध्यान नहीं रहता, मैं तो बहुत ध्यान से नहीं पढ़ता उन खबरों को। यह तो सिर्फ दिमाग को कटी पतंग की तरह यों ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है। वो कहते हैं कि बस यूँ तो अखबार लेके बैठना तो बस मानो यूँ है कि मैं अपने दिमाग को ऐसे छोड़ देता हूँ, जैसे कटी हुई पतंग कट जाती है ना बच्चों, आपने देखा होगा तो हवा में उड़ती हुई जाती, कहीं की कहीं जाके गिरती है। कई बार बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते हैं उसको लूटने के लिए, पता लगा वो तो उनके हाथ आती नहीं है, किसी दूसरी जगह जाकर गिर जाती है। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि मैं अखबार पढ़ता ज़रूर हूँ, लेकिन दिमाग को यूँ ही फ्री छोड़ देता हूँ, किसी पर मैं ध्यान केंद्रित नहीं करता, बहुत उससे प्रभावित नहीं होता हूँ किसी भी न्यूज़ से या किसी भी खबर से। दरअसल इसे कटी पतंग योग भी कहा जा सकता है। तो कहते हैं कि आप चाहो तो इसे कटी पतंग योग कह सकते हो। जब मैं अखबार पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने माइंड को, अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री छोड़ देता हूँ, जैसे कटी पतंग होती है। आप चाहें तो इसे कटी पतंग योग यानी योगा, है ना, भी कह सकते हैं। इसे मैं अपने लिए काफ़ी ऊर्जादायी मानता हूँ और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। ठीक है, एक ऐसी दुनिया का सामना करने में जिसका कोई सिर पैर समझ पाने में मैं अब खुद को असमर्थ पाता हूँ। तो लेखक कह रहे हैं कि जब मैं इस तरीके से अपने दिमाग को, माइंड को फ्री छोड़ देता हूँ ना, अखबार पढ़ रहा हूँ सुबह सुबह आलस में, चाय पी रहा हूँ, तो इस समय को, ये जो समय है मेरा, इसे मैं अपने लिए काफ़ी ऊर्जादायी, ये समय मुझे बहुत शक्ति देता है, मेरे अंदर शक्ति और ऊर्जा भर देता है। और मेरा दृढ़ विश्वास है इस बात का कि इसी वजह से मैं जो अपना ये रूटीन बना रखा है ना, इसी वजह से मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। फिर वो कहते हैं कि और ये दुनिया कौन सी दुनिया? ऐसी दुनिया जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ, इस दुनिया का क्या सिर पैर है, मैं इसे समझने में पाता हूँ कि मैं खुद ही असमर्थ हो गया हूँ। इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। अगला पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। अभी हाल में मेरी इस शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक दिन खलल पड़ गया। अब देखिए, पहली लाइन से उन्होंने बात शुरू की थी ध्वनि से, अब उसी से रिलेटेड की बात आगे बढ़ती है कि किस ध्वनि ने उनको दूसरे समय फ्रेम में पहुंचा दिया। आप सुनिए, सेकंड पैरा में कह रहे हैं कि अभी हाल में, यानी कुछ दिन पहले ही, मेरी जो ये उन्होंने आपको अभी बताई ना अपनी शांतिपूर्ण दिनचर्या, सुबह सूरज उगने के बाद मज़े मज़े उठना, खुद चाय बना के पीना, अखबार लेके बैठना, है ना, और फिर भी अखबार की खबरों को ध्यान से ना पढ़ना। तो वो कह रहे हैं कि ये मेरी एक बड़ी अच्छी शांतिपूर्ण दिनचर्या है, लेकिन इसमें एक दिन खलल पड़ गया। खलल मतलब कोई व्यवधान पड़ गया, कोई बाधा पड़ गई, है ना। नीचे देखिए वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। मैं जगा एक ऐसी कान फाड़ू आवाज़ से जो तोप दगने और बम फटने जैसी थी। वो कह रहे हैं कि मैं एक ऐसी कान फाड़ू, यानी इतनी तेज़ आवाज़ आई मानो कान के पर्दे ही फट जाएंगे। ऐसी तेज़ आवाज़ से मेरी नींद जगी, तो ऐसी आवाज़ थी जैसे कहीं तोप दग रही हो या कहीं बम फट गया हो। गोया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगा, गोया मतलब मानो ऐसा लगा कि जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है ना बच्चों, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और सद्दाम हुसैन कौन थे? ये इराक के शासक थे। तो इन अमेरिका और इराक के बीच में बहुत युद्ध हुआ था ना, जिसे इराक युद्ध कहा जाता है 2003 में। तो इस युद्ध के बारे में वो कह रहे हैं कि मानो ऐसा लगा जैसे कि इन दोनों की मेहरबानी से इराक युद्ध तो हो ही गया था, और अब लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो। अब तक बच्चों 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। विश्व युद्ध वो होते हैं जिसमें विश्व के ज़्यादातर देश शामिल होते हैं, इसीलिए उसे विश्व युद्ध कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगा मुझे कि मानो अमेरिका और इराक की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो।
खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ वो ईश्वर का, खुदा का शुक्र मनाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। दरअसल यह तो महज स्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था, जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी। बादलों की गरज हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि ये ऐसा कोई अमेरिका और इराक का युद्ध नहीं हो रहा था। दरअसल जैसे स्वर्ग में देवता कोई खेल खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा था, क्योंकि बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, है ना। मैंने खिड़की के बाहर झांका। आकाश बादलों से भरा था, जो सेनापतियों द्वारा त्याग दिए गए सैनिकों की तरह आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे थे। उन्होंने देखा, खिड़की से बाहर जब देखा तो आसमान बादलों से भरा हुआ था, यानी जब बारिश का मौसम होता है ना तो आसमान में बादल दिखाई देते ना, वैसा ही। और उन्होंने इसको फिर उपमा देते हुए बताया कि आकाश बादलों से भरा हुआ था और वो बादल कैसे लग रहे थे कि मानो सेनापति ने अपने सैनिकों को त्याग दिया हो। अब वो सैनिक जो है घबरा कर आतंक में एक दूसरे से ही टकराने लगे हैं। विक्षिप्तों की तरह आकाश को भेद देने वाली तड़ित के अलावा जाड़े की अल सुबह का ठंडा भूरा आकाश भी था, जो प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था। अब वो कह रहे हैं कि जो बिजली चमक रही थी ना, आकाश को भेद देने वाली तड़ित, यानी इतनी तेज बिजली, विक्षिप्त, विक्षिप्त मतलब होता है पागलों की तरह, पागल, बिल्कुल पागलों की तरह बिजली चमक रही थी। कभी कभी आसमान में बहुत ज़्यादा बिजली चमकती ना, तो हमें भी घबराहट होती है, अरे इतनी बिजली चमक रही है। तो जो बिजली थी वो इतनी ज़्यादा थी, चमक रही थी, जिसे उन्होंने कहा पागलों की तरह। आकाश को भेद भेद देने वाली, मतलब इतनी ज़्यादा बिजली थी, चमक थी उसकी, जैसे आकाश को ही भेद देगी वो। एक तो वो था, इसके अलावा जाड़े की अलसुबह, यानी एकदम बिल्कुल सुबह थी ना, तड़के का समय था, क्योंकि लेखक तो अभी जगे भी नहीं थे, है ना, इसका मतलब अभी सुबह हुई ही नहीं थी, तो बिल्कुल अलसुबह यानी एकदम तड़के सुबह का समय था। तो उस समय क्या होता है, आकाश जो में एक ठंडक सी होती है और भूरापन सा होता है, क्योंकि सूरज अभी निकला नहीं है तो रोशनी आई नहीं है, तो आकाश में एक ठंडा भूरापन होता है। तो उन्होंने कहा कि उस समय क्या था, बिल्कुल ठंडा भूरा आकाश था और बिजली एकदम पागलों की तरह चमक रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि जो प्रकृति का तांडव, यानी कि जो बादलों की गरज और इस तरीके का जो बारिश का मौसम दिखाई दे रहा है, उसको ये आसमान, आकाश एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा है ना, उसको एक बैकग्राउंड दे रहा है। वो भी काला पूरा दिख रहा है, भूरा भूरा आकाश, उस पर बिजली चमक रही है, उसके ऊपर जो है बादल इतने ज़्यादा हो रहे हैं, गरज रहे हैं, गड़गड़ गड़गड़ हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूरा ऐसा लग रहा था कि प्रकृति का तांडव सा होने वाला है। इस तांडव के गर्जन तर्जन ने मुझे 3 साल पहले त्रिपुरा में ऊनाकोटी की एक शाम में पहुंचा दिया। ठीक है ना। अब देखिए पहली लाइन क्या कही थी उन्होंने, ध्वनि में यह अद्भुत गुण है कि एक क्षण में ही वो आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती है। समय संदर्भ से मतलब है टाइम फ्रेम, किसी दूसरे समय में पहुंच जाते हो आप। मान लो 10 साल पुराने की कोई घटना याद करने लगे आप, तो क्या हो गया, वो आप उस टाइम फ्रेम में पहुंच गए। तो अब लेखक बता रहा है कि इस तरह की जो बादलों का जो शोर शराबा था, उससे लेखक को क्या याद आ गया, लेखक किस टाइम फ्रेम में पहुंच गए, वो पहुंच गए 3 साल पहले त्रिपुरा में ऊनाकोटी की एक शाम। त्रिपुरा में बच्चे एक जगह है जिसका नाम है ऊनाकोटी, और लेखक उसके पहले वहाँ घूम कर आए थे, इसलिए वो उन्हें वो याद आ गई। इस तरह की बादलों की जो घमासान थी, उसे देखकर उन्हें त्रिपुरा की ऊनाकोटी याद आ गई, है ना। चलिए नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। दिसंबर 1999 में 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था।
अब वो अपनी वो घटना बता रहे हैं जिसमें वो पहुंच गए हैं, जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, यानी स्टोरी कहाँ चली गई, फ्लैशबैक में चली गई। अब वो बता रहे हैं कि 1999 में मैं एक क्या बना रहा था, टीवी की एक सीरीज़ बना रहा था, एक श्रृंखला बना रहा था जिसका शीर्षक था ऑन द रोड, और ये 3 खंडों में यानी कि इसके 3 पार्ट बनने वाले थे, और इसे बनाने के सिलसिले में मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था ना। इसके पीछे बुनियादी विचार त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करने और त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का था। अब वो आगे बता रहे हैं कि ये टीवी श्रृंखला यानी ये सीरियल जो हम बना रहे थे, टीवी सीरियल, ये क्यों बना रहे थे, इसके पीछे क्या विचार था। तो वो ये था कि हम लोग ये बनाना चाह रहे थे कि त्रिपुरा की जो समूची लंबाई है उसके आर पार जो जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, जिसे नेशनल हाईवे 44 कहा जाता है, उससे यात्रा करना, और साथ ही अगर हम उस हाईवे से यात्रा करेंगे तो पूरी लंबाई में हम त्रिपुरा को कवर कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम त्रिपुरा की विकास संबंधी क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, वहाँ किस तरह का विकास हो रहा है, इस बारे में हमें जानकारी देना था। किसमें, टीवी श्रृंखला यानी कि टीवी के सीरियल में, सीरीज़ में, जिसका शीर्षक था ऑन द रोड, ठीक है। चलिए इस पैराग्राफ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, अभी बनवाऊंगी मैं आपको बाद में, ध्यान से समझिएगा, इसीलिए तो कह रहे हैं ध्यान से समझिए। अगला पैराग्राफ देखते हैं। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से है, ठीक है। त्रिपुरा जो है भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। 34% से ज़्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी खासी ऊंची है, ठीक है। राज्य तो छोटा है लेकिन इसकी जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो अच्छी खासी ऊंची यानी कि 34% से ज़्यादा है। 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है और शेष भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो त्रिपुरा है, अब वो त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 3 तरफ से तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना, इसकी सीमाएं जो हैं बांग्लादेश से लगी हुई हैं, और बाकी भारत के साथ जो इसका जुड़ाव है जो कि काफ़ी दुर्गम है। दुर्गम मतलब वो रास्ते जो हैं बहुत ही पहाड़ी और ख़तरनाक रास्ते हैं जिनसे ये जुड़ा हुआ है। और कैसे जुड़ा हुआ है, किन स्टेट से, उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम, है ना। एक तरफ 3 तरफ बांग्लादेश और एक तरफ मिजोरम और असम के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर जैसे त्रिपुरा की ज़्यादातर महत्वपूर्ण शहर बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा के करीब हैं। तो कह रहे हैं कि ये मुख्य शहरों के नाम उन्होंने बताए, जो त्रिपुरा के ये मुख्य शहर हैं, ये बांग्लादेश की सीमा के साथ ही लगे हुए हैं। यहाँ तक कि अगरतला भी सीमा चौकी से महज 2 किलोमीटर पर ही है, ठीक है। ये जो राजधानी है अगरतला, वो भी बांग्लादेश की जो सीमा चौकी है वहाँ से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बांग्लादेश से लोगों की अवैध आवक यहाँ ज़बरदस्त है और इसे यहाँ सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है। अब वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश से यहाँ पर हमारे देश में लोग जो हैं अवैध तरीके से यानी इल्लीगल तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और भारत में आकर के और यहाँ पर इधर उधर गुम हो जाते हैं और भारतीय बन जाते हैं। तो इसे इल्लीगल इसलिए कहा जाता है कि वो तो बांग्लादेशी सिटीजन है लेकिन वो यहाँ पर आ जाते हैं और काफ़ी संख्या में आते हैं। और आगे वो कह रहे हैं कि इसे यहाँ सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है, यानी समाज के जो दूसरे लोग हैं, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, वो उन्हें स्वीकार भी कर लेते हैं, वो उसका विरोध भी नहीं करते हैं। यहाँ की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है। तो कह रहे हैं कि यहाँ जो बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है उसका मुख्य कारण ये है ना, केवल बच्चों का जन्म नहीं है, ये कारण है जो अवैध लोगों से, अवैध ढंग से जो यहाँ पर आवक है यानी आने वाले लोग हैं बांग्लादेश से। असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहाँ होता ही है। कह रहे हैं इसके अलावा असम से लोग आते हैं, पश्चिम बंगाल से लोग आते हैं। कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा कर दिया है। तो
अब वो कह रहे हैं कि त्रिपुरा में जो स्थानीय आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है, वो और जो बाहर से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, असम से आ रहे हैं या देश के दूसरे हिस्सों से आ रहे हैं, तो यहाँ के जो आदिवासी हैं उनका उनके साथ संतुलन नहीं बैठता, उनमें विरोध उत्पन्न होता है। अब आदिवासियों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं तो यहाँ की संस्कृति को भी बिगाड़ देते हैं, क्योंकि वो अपनी संस्कृति लेकर आते हैं। यह त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है। क्या मुख्य वजह हुई त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की? अवैध आवक, जनसंख्या की अवैध रूप से लोगों का यहाँ पर आना और निवास करना। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। पहले 3 दिनों में मैंने अगरतला और उसके इर्द गिर्द शूटिंग की। अब वो बता रहे हैं, शूटिंग करने आए थे ना, सीरियल बना रहे थे, तो कह रहे हैं कि पहले दिन तक तो मैंने अगरतला और उसके आसपास के इलाकों में शूटिंग करी, जो कि कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। उज्जैन महल अगरतला का प्रमुख महल है, जिसमें अब वहाँ की राज्य विधानसभा बैठती है। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा है सिविक्स में, केंद्र में होती है लोकसभा और हर राज्य में विधानसभा होती है जहाँ सरकार बैठती है ना। तो वहाँ जो त्रिपुरा की राज्य विधानसभा कहाँ बैठती है? उज्जैन महल में। राजाओं से आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण को यह महल अब नाटकीय रूप में प्रतीकित करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना बच्चों, तो जो भी राजा थे उस समय राजा थे, रियासतें थी अलग अलग जगहों पर, तो राजाओं ने भी अपने अपने राज्य छोड़ दिए थे और सब भारत एक डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र देश बन गया था। तो राजाओं ने भी अपने राज्य को भारत में मिला दिया था। तो एक तरह से सत्ता हस्तांतरण इसी को कहते हैं। उन्होंने अपनी पावर्स, अपनी सत्ता को भारत गणराज्य में हस्तांतरित कर दिया था, दे दिया था। तो ये जो महल है अब सिर्फ क्या रह गया? प्रतीक रूप में ये महल रह गया है कि भाई ये महल है जिसमें राजा कभी बैठा करते थे, उज्जैन महल। इसीलिए लेखक ने क्या कहा है? नाटकीय रूप में प्रतीकित करता है। राजा तो है नहीं यहाँ, है ना, केवल एक प्रतीक रह गया है। ये महल एक प्रतीक के रूप में ये बता रहा है कि कभी यहाँ पर राजा शासन करते थे। इसे भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक, लगातार 183 क्रमिक राजाओं वाले त्रिपुरा के माणिक्य वंश का दुखद अंत ही कहेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो त्रिपुरा में जो राजा शासक थे ना, वो जिन्होंने लगातार 183 राजा दिए थे, है ना, माणिक्य वंश जो था उसने लगातार शासन किया और माणिक्य वंश में एक के बाद एक 183 राजा हुए, तो जो कि भारत का सबसे सफल शासक वंश कहा जाता है, क्योंकि इस वंश के बहुत इतने ज़्यादा राजा हुए। तो अब बाद में उसका दुखद अंत कहा जा सकता है कि उसका दुखद अंत हो गया, वो समाप्त हो गया। त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई हैं, लेकिन इसके चलते ये राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। अब वो इसका फ़ायदा भी बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग त्रिपुरा में बाहर से आए, जिसके कारण समस्याएं हुई, आदिवासियों में असंतोष भी हुआ, जनसंख्या बढ़ी, लेकिन साथ ही इससे क्या लाभ हुआ कि अलग अलग धर्मों के लोग आए, अलग अलग जगह से लोग आए, तो यहाँ पर बहुधार्मिक समाज बन गया। एक ऐसा समाज जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है ना। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि त्रिपुरा में जो 4 जो बड़े बड़े धर्म हैं उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर है, और साथ ही 19 अनुसूचित जनजातियाँ भी हैं। अगरतला के बाहरी हिस्से पैचारथल में मैंने एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। तो उन्होंने अब एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा जो कि अगरतला के बाहरी हिस्से में था, जिसका नाम था पैचारथल। जिस जगह का नाम पूछने पर मुझे बताया गया कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2 यानी चकमा और मुघ महायानी
बौद्धिक कबीले हैं। उन्होंने फिर पता किया उस बौद्ध मंदिर को देखने के बाद, तो उन्हें ये बताया गया कि जो त्रिपुरा के 19 कबीले हैं ना, उनमें से 2 कबीले चकमा और मुग वो महायानी बौद्ध हैं। अब बच्चों, बौद्ध जो धर्म होता है ना, उसमें 2 तरह के सेक्ट होते हैं, 2 तरह के मान्य होते हैं लोग, मान्यताएं होती हैं, कह लीजिए सेक्ट होते हैं 2 तरह के, जिसे महायान और हीनयान कहते हैं, है ना। इसके बारे में आप पढ़ो तो आप पढ़ना, समझना, महायानी और हीनयानी। तो ये महायानी थे, है ना, महायानी बौद्ध थे। ये कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए थे। ये कबीले जो थे, तो ये त्रिपुरा में कैसे आए थे? बर्मा से या म्यांमार से। और किस रास्ते से? चटगांव के रास्ते से। दरअसल इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी। इस बौद्ध मंदिर में सुंदर सी बुद्ध प्रतिमा है जो कि 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी। अगरतला में शूटिंग के बाद हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा और टीलियामुरा कस्बे में पहुंचे, जो दरअसल कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया गांव ही है ना। उसके बाद उन्होंने कहा हमने अगरतला में शूटिंग करी, फिर हम नेशनल हाईवे 44 को से चलते हुए टीलियामुरा कस्बा पहुंच गए, जो कि एक बड़ा गाँव कहा जा सकता है। तो लेखक ने इसको एक बड़ा गांव इसलिए कहा क्योंकि कस्बे जितना नहीं था, इसका डेवलपमेंट गांव जितना ही रहा होगा। ठीक है। यहाँ मेरी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो यहाँ के एक प्रसिद्ध लोक गायक हैं, है ना, जो वहाँ की संस्कृति से संबंधित गीत गाते हैं, वहाँ के फोक सॉन्ग्स गाते हैं, लोकल सॉन्ग्स गाते हैं, उन्हें हम लोक गायक कहते हैं, जिनका नाम हेमंत कुमार जमातिया था और जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं। हेमंत कोक बारोक बोली में गाते हैं, ठीक है ना, वो वहाँ की जो बोली है स्थानीय कोक बारोक बोली, उसमें गाते हैं और ये बोली त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से एक है। ये बोली जो है कबीले के लोग, आदिवासी लोग बोलते हैं। जवानी के दिनों में वे पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, लेकिन जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब वे हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़ चुके थे और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए थे। तो उन्होंने कहा कि जो हेमंत कुमार जमातिया थे ना, वो पहले क्या थे? पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता, जो कि लिबरेशन यानी आज़ादी की मांग करते थे और संघर्ष कर रहे थे और हथियार भी चलाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने उस संगठन को छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया और चुनाव लड़ा और जिला परिषद के सदस्य बन गए। जिला परिषद ने हमारी शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन किया। यह एक सीधा साधा खाना था जिसे सम्मान और लगाव के साथ परोसा गया था, है ना। उन्होंने कहा कि जिला परिषद ने फिर हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करी, भोज की व्यवस्था करी। खाना सीधा साधा था लेकिन बहुत ही प्यार सम्मान के साथ परोसा गया था। भारत की आगे देखते हैं 22 नंबर पेज पे। भारत की मुख्य धारा में आई मुंहजोर और दिखावेबाज संस्कृति ने अभी त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि वहाँ लोग प्यार और लगाव से रहते हैं और दिखावे की जो संस्कृति पूरे भारत की मुख्य धारा में आ गई है, जहाँ लोग जो है दिखावा करते हैं, वो संस्कृति अभी त्रिपुरा में नहीं आई है। इसलिए उन्होंने त्रिपुरा की संस्कृति को, वहाँ के जनजीवन को नष्ट नहीं किया है। भोज के बाद मैंने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनाने का अनुरोध किया और उन्होंने अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गाया। त्रिपुरा में संगीत की जड़ें काफ़ी गहरी प्रतीत होती हैं। गौरतलब है कि बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकारों में से एक S.T. बर्मन त्रिपुरा से ही आए थे, है ना बच्चों। ये आपके लिए नॉलेज की बात है कि हमारा जो बॉलीवुड है ना, जहाँ फिल्में बनती हैं, उनके जो संगीतकार हैं, जिसमें S.D. बर्मन जी का नाम आपने सुना होगा, उनके गीत संगीत आते हैं, संगीत उनका हम सुनते हैं अक्सर। गाने में उन्होंने गानों में संगीत दिया था, तो वो त्रिपुरा के ही
थे। दरअसल वे त्रिपुरा के राज परिवार के उत्तराधिकारियों में से एक थे। इससे पहले हम लोग ने त्रिपुरा के राज परिवार के बारे में पढ़ा था ना, तो वो उनके उत्तराधिकारियों में से एक थे। टीलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में मेरी मुलाकात एक और गायक मंजूश्री दास से हुई। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है, लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेषज्ञता थाप वाले वाद्यों जैसे तबला और ढोल के निर्माण और उसकी मरम्मत के काम में भी है। तो लेखक कहते हैं कि मुझे एक और गायक मिले वहाँ, जिनका नाम था मंजूश्री दास, जो कि श्रीदास जो है वो मोचियों का एक समुदाय होता है, उसका नाम होता है। लेकिन ये लोग जूते तो बनाते ही हैं, इसके अलावा इस समुदाय के कुछ लोग थाप वाले बाजे जैसे कि तबले को हम ऐसे बजाते हैं ना, ऐसे जिसमें थाप यानी कि हाथ से थापा जाता है ना, थप थप करा जाता है ना, वैसे तबला, ढोल इनका निर्माण करते थे और उसको बनाने में बहुत विशेषज्ञ थे और उसकी मरम्मत का काम भी करते थे। मंजू ऋषिदास आकर्षक महिला थी और रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। ठीक है, वे एक महिला थी, है ना। वे निरक्षर थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वे जो है अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी नगर पंचायत में, रेडियो की कलाकार थीं। अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी स्वच्छ पेयजल के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। नगर पंचायत को वे अपने वार्ड में नल का पानी पहुंचाने और इसकी मुख्य गलियों में ईंटें बिछाने के लिए राजी कर चुकी थी, है ना। नगर पंचायत को उन्होंने इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि उनके वार्ड में नल के पानी पहुँचे। हमारे लिए उन्होंने 2 गीत गाए और इसमें उनके पति ने शामिल होने की कोशिश की, क्योंकि मैं उस समय उनके गाने की शूटिंग भी कर रहा था, है ना। गाने के बाद वे तुरंत एक गृहिणी की भूमिका में भी आ गई और बगैर किसी हिचक के हमारे लिए चाय बना कर ले आई। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें गीत सुनाए, इसमें उनके पति ने भी पति भी शामिल हुए। जैसे ही शूटिंग मैंने कर ली, फिर उसके बाद तुरंत ही वो गृहिणी बन गई और हमारे लिए चाय बना कर ले आई। यानी वो लोग कितने सिंपल थे, ये बताना चाह रहे हैं। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि किसी उत्तर भारतीय गांव में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वच्छता के नाम पर एक नए किस्म की अछूत प्रथा अब भी चलन में है ना। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में इस तरीके की चीज़ें शायद संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक अछूत प्रथा प्रचलन में है, जहाँ पर हम छुआछूत चलाते हैं। त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव टीलियामुरा ही है। ठीक है, त्रिपुरा में बहुत हिंसा होती है, हिंसाग्रस्त जो है भाग। तो उन्होंने कहा कि जब हम हिंसाग्रस्त भाग में प्रवेश करने से जस्ट पहले ही जो अंतिम पड़ाव जो है ये टीलियामुरा ही है, जहाँ हम लोग थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अगले 83 किलोमीटर यानी मनु तक की यात्रा के दौरान ट्रैफिक सीआरपीएफ की सुरक्षा पे काफिलों के शक्ल में चलता है। चूँकि वो एक हिंसाग्रस्त इलाका है जहाँ बहुत हिंसा और वायलेंस होती है, तो यहाँ से टीलियामुरा से आगे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जब आगे चलना होता है तो अगले 83 किलोमीटर तक जो यात्रा होती है वो व्यक्ति अकेले नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर हिंसा का भय होता है, डर होता है। तो जो भी ट्रैफिक चलता है वो सीआरपीएफ की सुरक्षा के काफिले में चलता है। ठीक है। मुख्य सचिव और आईजी सीआरपीएफ से मैंने निवेदन किया था कि वे हमें घेरेबंदी में चलने वाले काफिले के आगे आगे चलने दें। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो मुख्य सचिव और आईजी थे सीआरपीएफ के, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, निवेदन किया कि जो पुलिस यानी सीआरपीएफ की घेरेबंदी के साथ साथ काफिला चल रहा है वो हमें उसके आगे आगे चलने दें। थोड़े नानुकर के बाद वे इसके लिए तैयार हो गए, है ना। पहले तो उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा नहीं सिक्योरिटी के इश्यूज़ रहेंगे, लेकिन फिर वो तैयार हो गए। लेकिन उनकी शर्त यह थी कि मुझे और मेरे कैमरामैन को सीआरपीएफ की हथियार बंदक गाड़ी में चलना होगा और ये काम हमें अपने जोखिम पर करना होगा, है ना। उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन आपको और आपके कैमरामैन को उस गाड़ी में जाना होगा जिसमें सीआरपीएफ हथियार लेके बैठे होंगे, सीआरपीएफ के मेंबर्स,
उस गाड़ी में चलना होगा, ठीक है। और साथ ही अगर कुछ होता है मतलब जोखिम जो है ये आपको लेना पड़ेगा, इसमें जोखिम है लेकिन आप ज़िद कर रहे हैं तो आप इसमें चल सकते हैं, पर ये आप ही के जोखिम पर रहेगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन यहाँ तक किया, आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, काफ़ी लंबा पार्ट है, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ करो ना जल्दी जल्दी, तभी तो पढ़ पाओगे, है ना, अच्छे से हिंदी। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।